स्वागत है आपका एक बार फिर न्यूज रूम लाइव में। आज हम बात करेंगे कुछ नए मुद्दों के साथ, हमारे एक्सपर्ट्स के साथ। हमारे एक्सपर्ट हमें समझाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे आज का हर बढ़िया मुद्दा, करंट मुद्दा जो अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो बात सबसे पहले हम करते हैं बदमाशों की। आजकल बदमाशों को हर किसी को बदमाश बनने का बहुत खतरनाक शौक चढ़ा हुआ है। इसमें अब महिलाएं भी उतर चुकी है। हाल ही में आपने सुना होगा रेखा मीणा, लेडी डॉन अभी चर्चाओं में थी। फिर से एक नई लेडी डॉन चर्चाओं में आई है जिसने डायरेक्ट नागौर एसपी को धमकी दी है। तो इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे एक्सपर्ट रितु श्री पतरिया हमसे जुड़ चुकी है। जी रितु, बताए पूरा मामला। जैसे कि पहले रेखा मीणा चली थी सुर्खियों में और क्या बोलते हैं अनुराधा चौधरी चली थी। उसके बाद अब जो है कमला चौधरी आई है, नागौर की जो रहने वाली है जी। वो अब सुर्खियों में आई है। तो उससे पहले उनका मामला चला था रेखा मीणा का और इनका अनुराधा चौधरी का। तो अब नागौर की एक जो है लेडी डॉन कमला चौधरी सुर्खियों में आ गई है। अभी 3-4 दिन से उनका ये चल रहा है मामला। एक्चुअली क्या था कि उसने वो पहले वैसे ही काफी वीडियोस अपनी डालती थी, कभी राइफल के साथ राइफल चलाते हुए, कभी कुछ अलग अलग कुछ भी कमेंट करके धमकियां भरी ऐसी वीडियोस वगैरह वो डालती रहती थी सोशल मीडिया के ऊपर। तो ऐसे ही अब उसने एक एसपी से को धमकी देते हुए एक वीडियो उसकी वायरल हुई है। एक्चुअली वो वीडियो ड्रग्स के ऊपर है कि मुझे कोई कुछ नहीं बोल सकता ड्रग्स लेने से, तू कौन होता है मुझे कुछ बोलने वाला। तो ऐसा करके उसने ये वीडियो डाली थी। और ड्रग्स लेना करना तो एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है फिर। तो ऐसे ना वो ऐसे धमकी वगैरह देने लग गई। तो इससे उसकी जो वीडियो है काफ़ी वायरल होने लग गई। और है ना, एक मिनट, तो लेडी डॉन ने कहा कि नागौर में हाईलाइट होना है, मतलब उसको नागौर के अंदर हाईलाइट होना है इस तरह कर करके। जो और थी वो अपने शहर में हुई है, तो उसको अब नागौर में हाईलाइट होना है। जानबूझ के प्रोपेगेंडा कर रही है। यस हाँ, वो जानबूझ के इस तरह की वीडियोस वगैरह बनाती है, राइफल के साथ भी बनाती है। तो अभी उसने जो सोशल मीडिया पर इस तरह की वीडियो दी है, सीधे नागौर एसपी को धमकी भी दी है। तो इस पर प्रशासन का क्या कदम है इस पर? अभी तो ये है कि जो ये वीडियो वगैरह वायरल हुई इस पर जांच पड़ताल करेंगे। और उससे पहले भी एक बार उसने ब्लैकमेल वगैरह जैसे करके अपन 11 लाख रुपए ऐंठते हैं ना, तो इस तरह उसने ब्लैकमेल वगैरह करके 11 लाख रुपए ऐंठे थे। तो उसमें वो पकड़ी भी गई थी, गिरफ्तार भी हुई थी। फिर उसके बाद वो मामला सब इधर उधर हुआ, वो बाहर आ गई। फिर उसके बाद अभी इसका एक नेक्स्ट ये आ गया सामने। तो अब इस पे कहा गया है कि अब इस पे जांच पड़ताल करेंगे कि ये सच में ऐसा है क्या, क्योंकि अब उसकी वीडियोस तो खैर है ही ऐसी और उसको लेडी डॉन बोलते ही है। तो देखते कि ये इसमें क्या निकलेगा। जी। तो रितु ने हमें बताया कि नई चर्चाओं में आई नई लेडी डॉन कमला चौधरी के बारे में। वहीं बात खेल जगत की करें तो स्पिनर के जादूगर शेन वॉर्न की आज मृत्यु हो गई है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे एक्सपर्ट रहीम अहमद हमसे जुड़ चुके हैं। जी रहीम, बताएं। शेन वॉर्न लेग स्पिन के मामले में इस दुनिया के सबसे बेहतरीन स्पिन गेंदबाज थे और रहेंगे, क्योंकि नहीं लगता है कि शेन वॉर्न के बाद इस तरह का कोई जादुई बॉलर क्रिकेट जगत में आ सकता है। बताना चाहूंगा, विक्टोरिया शहर ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुए थे। 1959 वो साल था। उनका निधन हुआ, उस वक्त उनकी उम्र 52 साल थी। थाईलैंड में उस वक्त वो मौजूद थे अपने 4 दोस्तों के साथ। पिकनिक कह लो या चिल आउट कह लो, थाईलैंड गए हुए थे। लगातार 5-6 घंटे से वो सो रहे थे। दोस्त लोग भी अलग कमरे में सो रहे थे। जब उन्हें उठना था और शेन वॉर्न का जब दरवाजा बजाया गया तो वो उठे नहीं। काफी देर के बाद जब दरवाजा खुलवाया होटल स्टाफ को बुलवाने के बाद, तो अचेत अवस्था में वो पाए गए। ऐसा कहा जा रहा है कि दिल का दौरा पड़ जाने से उनका निधन हुआ है, लेकिन अभी भी उनके परिवार की तरफ से कोई संवैधानिक बयान अभी तक कोई सामने आया नहीं है। चाहे वो सिक्योरिटी रीजन कह लो, चाहे कोई पारिवारिक दिक्कत या कुछ भी कह लो आप, लेकिन अभी तक आधिकारिक रूप से कोई बयान नहीं आया। लेकिन अचेत अवस्था में वो पाए गए, दिल के दौरे के कारण उनकी मृत्यु हुई, ऐसा कहा जा रहा है। शेन वॉर्न के निधन पर पूरी दुनिया ने शोक जताया, काफी परेशान है। क्रिकेट जगत वाकई बिल्कुल शोक में है। सुबह से विराट कोहली, राहुल द्रविड़, भारतीय कप्तान रोहित शर्मा सबने ट्वीट किए और उनकी इस दुखद घटना पर उन्होंने संवेदना व्यक्त की। बताना चाहूंगा, शेन वॉर्न एक बहुत ही अच्छे गेंदबाज थे। उनकी कमी शायद कोई भी और शख्स ऐसा नहीं होगा जो पूरी कर सके। 1999 का विश्व कप का जो फाइनल मैच था ऑस्ट्रेलिया के साथ, शेन वॉर्न ने वाकई बहुत जादूगिरी वाली बॉलिंग की और ऑस्ट्रेलिया को वो खिताब दिलवाया था। ऑस्ट्रेलिया बहुत ज्यादा मिस करेगा। टेस्ट क्रिकेट में शेन वॉर्न वाहिद एक ऐसा बल्लेबाज है, गेंदबाज नहीं बल्लेबाज है, जिन्होंने एक भी सेंचुरी नहीं मारी, लेकिन उनके सबसे ज्यादा रन, एक भी सेंचुरी नहीं है लेकिन उनके रन
ऐसे लोगों में ज्यादा है जिन्होंने कभी सेंचुरी नहीं मारी लेकिन उनके रन सबसे ज्यादा है, तो ये भी एक काबिल तारीफ उनकी बात है। राजस्थान रॉयल्स को काफी झटका लगा, पहले कप्तान राजस्थान रॉयल्स के, पहला खिताब राजस्थान रॉयल्स को आईपीएल में शेन वॉर्न ने दिलाया, तो राजस्थान रॉयल्स के जो प्रशंसक थे वो शेन वॉर्न से काफी जुड़े हुए थे। तो राजस्थान रॉयल्स के जितने फैंस हैं उनको भी काफी गहरा झटका लगा होगा, बिल्कुल वो भी इस काफी बात दुख का। होंगे। राजस्थान में सबसे ज्यादा, हिंदुस्तान में अगर हम एरिया वाइज देखा जाए तो राजस्थान के लोग काफी इस घटना पर दुख होंगे ज्यादा, क्योंकि पहला खिताब उन्होंने दिलवाया था। नहीं पता था शेन वॉर्न को, सुबह जब उन्होंने एक ट्वीट किया था, रॉड मार्श ऑस्ट्रेलिया के पूर्व विकेट कीपर, उनका निधन हुआ था सुबह ही, तो शेन वॉर्न ने एक ट्वीट किया था कि रेस्ट इन पीस साथी, आप चले गए दुनिया को छोड़कर। लेकिन शेन वॉर्न को नहीं पता था कि कुछ घंटों के बाद वो भी इस दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए चले जाएंगे। आखिरी ट्वीट इनका गुड नाइट था अपने प्रशंसकों के लिए, गुड नाइट फ्रॉम थाईलैंड, थाईलैंड में मैं इस समय जिंदा हूँ। लेकिन नहीं पता था कि कुछ घंटों के मेहमान शेन वॉर्न रहे उस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़कर चले। ये बात रही खेल जगत की, अब बात करते हैं राजनीति की। तो बाड़ेबंदी के लिए राजस्थान को चुना गया है। अब हम इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे एक्सपर्ट हिमांशी से बात करेंगे। जी हिमांशी बताएं। जैसे कि 5 राज्यों के चुनाव आने वाले हैं, जी। जिसमें अब बाड़ेबंदी की तैयारियां चालू कर दी गई है। अभी फिक्स होटल वगैरह तो देख ली गई, लेकिन फिक्स नहीं किया गया है कि कब इन लोगों की बाड़ेबंदी होगी। उसमें जो पड़ोसी राज्य है पंजाब, वहाँ से भी वो बुलाए गए हैं, जो उम्मीदवार हैं उनको बाड़ेबंदी के लिए बुलाया गया है, जिसमें होटल जो है वो या तो जैसलमेर में ली जाएगी या जयपुर में ली जाएगी। और उनको एक हरी झंडी दिखा दी, मतलब उनको एक इंटेंशन दे दिया कि हाँ अब बाड़ेबंदी कर दी जाएगी। तो ये रही राजनीति की बात। अब बात करते हैं रशिया और यूक्रेन के युद्ध की। तो रशिया और यूक्रेन के युद्ध के बीच में बात ये भी आ रही है कि बहुत सारे देशों के पास जो हथियार आते थे वो अब रूस से आना बंद हो चुका है। अब इसमें सबसे बड़ा रोल अमेरिका का है। तो अभी इस पर ज्यादा रोल अमेरिका का क्यों है, अन्य देशों का क्यों नहीं? इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे एक्सपर्ट कासिम हमसे जुड़ चुके हैं। जी कासिम बताएं। जी, जैसे कि आपने कहा कि अमेरिका का दबदबा पूरी वर्ल्ड के ऊपर क्यों है। जब भी हमें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो हम खुद ही क्यों नहीं उस चीज़ को बना लेते। हथियार की जब बात आती है, असला लेना पड़ता है तो भी सिक्योरिटी काउंसिल से मंजूरी लेनी पड़ती है, मेंबर बैठते हैं, वो ज़रूरत के हिसाब होता है उसके तहत ही जो है मुल्क को जो है हथियार जो है सप्लाई किए जाते हैं। और बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनके ऊपर जो है रोकथाम भी लगाई गई है कि आप इससे ज़्यादा, क्योंकि जब फर्स्ट एंड सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ उसके बाद से जो असरात हुए दुनिया के ऊपर, उससे लगा कि ये एक गलत है, कहीं कोई ऐसी कंट्री ना हो कि जो ज़्यादा हथियार बनाए और आने वाले वक्त में कोई और जो है हादसा ऐसे हों। तो इस वजह से उन्होंने जो एक यूएनओ बनाई, उसके अंदर सिक्योरिटी काउंसिल, जैसे हमारा संविधान है इसके अंदर कानून है, तो इसी तरीके से सिक्योरिटी काउंसिल के भी कुछ लॉ है, रूल रेगुलेशन है, उसके तहत ही जो है कंट्रीज़ बाकी जो है 193 कंट्रीज़ जो है उसके तहत ही चलेंगी। तो उसमें भी आर्टिकल 25 जो है वो ये कहता है कि एक पीसफुल वर्ल्ड को जो है बरकरार रखना है, एक अच्छी दुनिया जो है हमें बनाना है, जंग से दूर रहना है। तो मतलब इंटरनेशनल लॉ का जो पीस है वो उसको जो है बरकरार रखता है। अब इसमें क्या है, इसमें वो देखता है कि किस कंट्री को किस चीज़ की ज़रूरत है। अब अगर हम करेंसी की बात करें तो बहुत सारे लोगों के जहन में ये आता होगा कि इतना मतलब जो कंट्रीज गरीब है, जैसे हमारा हिंदुस्तान है, तो इसके अंदर बहुत सारे नोट क्यों नहीं छापे जाते, भाई बहुत सारे नोट छाप के दे दो तुम लोगों को। लेकिन ऐसा नहीं, अगर ऐसा होगा तो फिर क्या होगा, क्योंकि फिर जो करेंसी है ना वो नीचे जाएगी और महंगाई बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाएगी। उसका मतलब ये है कि अगर मार्केट के अंदर सिर्फ 10 किलो चावल है और हमारे पास नोट जो है बहुत ज़्यादा हो गए, पैसा वाले हो गए और खरीदने वाले 20 लोग हैं, अब 10 किलो चावलों की आपको पता है कीमत कितनी हो जाएगी, लेने वाले 20 हैं। तो इस वजह से जो है मतलब पैसे का जो है, करेंसी का जो है भाव गिर जाता है और जो है चीज़ जो होती है उनका जो है ज़्यादा हो जाता है। तो इस वजह से RBI जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जब भी वो ज़रूरत के हिसाब से ही जो है अपनी करेंसी छापती है और उसको भी इजाज़त लेनी पड़ती है इंटरनेशनल बैंक से। तो इस तरीके से, और दूसरी बात यह है कि वहाँ का डॉलर जो है वो मतलब दुनिया में सबसे आगे माना जाता है। अगर हम एक्सचेंज की बात करें, इसका जो रेशियो है, रेट है, वो सबसे ज़्यादा है। तो इस वजह से जो है उसका दबदबा है। और अमेरिका एक सुपर पावर कंट्री है। 1945 के बाद जब वो सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ तब से उसका रोल चल रहा है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं एक ये पीसफुल मतलब माहौल बनाने के लिए ही सिक्योरिटी काउंसिल जो है बनाई गई, जिसके तहत जो है कोई भी कंट्री को ज़रूरत से ज़्यादा ना कोई हथियार बना सकती है, ना खुद जो है करेंसी छाप सकती है।
तो काशिम, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जिस तरह से ये डिसीजन लेते हैं कि करेंसी कितनी छापनी है, कहाँ पर कितनी करेंसी लेनी है, कहाँ पर कितना, किस देश को कितना हथियार रखने की एक लिमिट है, तो ये डिसाइड कौन करता है, इनके सदस्य कौन होते हैं? बिल्कुल, आपने ये सही सवाल किया है। सबसे पहले हम सीधा जाएंगे यूएनओ पे। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो एक तंजीम है, उसके अंदर जो है 193 कंट्री ने सिग्नेचर किए, उसमें से 5 बड़े मेंबर हैं। 5 बड़े जो मेंबर हैं वो ही डिसाइड करते हैं इन बाकी कंट्रियों में क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है। तो 5 बड़े तो मेंबर पांच बड़े मेंबर, पहला हमारा हिंदुस्तान का भी एक है, एक चाइना का 2, अमेरिका का 3, रशिया का 4 और शायद फ्रांस का 5 है ये। अब ये ही 5 जो बहुत बड़े मेंबर हैं, क्योंकि ये उन्होंने इस हिसाब से नहीं किया कि ये एक पॉपुलेशन के हिसाब से, और जैसे अमेरिका के अंदर 50 स्टेट है, अपने यहाँ भी जो है 28 स्टेट है, तो इसी के हिसाब से जहाँ जहाँ ज़्यादा पॉपुलेशन थी उस हिसाब से उन्होंने कायम किया। तो अब ये क्या करते हैं, सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर 193 कंट्री के मेंबर वहाँ के बैठते हैं। जब भी किसी कंट्री को किसी चीज़ की जब ज़रूरत होती है या कहीं हादसा ज़्यादा बिगड़ जाते हैं, तो वो जो है सिक्योरिटी काउंसिल, उस जो सिक्योरिटी काउंसिल होती है वो पूरा जो है उसके पास अख्तियार है, अथॉरिटी है कि वो मसला को जो है हल कर सके, और अगर हालात बिगड़े तो ज़िम्मेदार भी सिक्योरिटी काउंसिल ही होगी। जो आज अगर हम आज दौरे हाजिर की बात करें जो अभी हो रहा है, इसमें हमें जो है यूएनओ फेल होती हुई नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं जो है ऐसा लग रहा है कि रशिया ने इसकी खिलाफवर्जी की है और इसका जो वायलेंस किया है, तो ये चीज़ जो है देखने को मिल रही है। दूसरी बात, रशिया एक सुपर पावर कंट्री है, उसने काफ़ी अरसे से जो है अपना एक सेल्फ स्टैंड लिया हुआ है। उसको पता है कि अगर किसी भी कंट्री के साथ जंग होगा मेरा, तो मेरे पास जो है बैकअप के लिए क्या है। उसको ये भी पता है कि अगर ऐसा होगा, मैं सिक्योरिटी काउंसिल के, मैं यूएनओ के खिलाफ जाऊंगा, तो जितने भी बाहर की कंट्री हैं, मेरे से बिजनेस के जो इंटरनेशनल रिलेशन है वो सारे ख़त्म हो जाएंगे, तब मेरे पास क्या बचेगा। तो वो पूरा जो है उस हिसाब से चल रहा है। अभी वहाँ के इस वक्त की जो स्थिति है बहुत ख़राब चल रही है। बैंकों में लाइन लगी हुई है, ATM जो उनमें लाइन लगी हुई है, और भी बहुत बड़ी बड़ी जो चीज़ें थी इंटरनेशनल लेवल पे, उनको जो है बैन कर दिया गया है बाहर की कंट्री ने। लेकिन उसके बावजूद भी जो है रशिया जो है पीछे हटने को नहीं आ रहा। तो कहीं ना कहीं ये जो है एक वायलेंस किया जा रहा है किसका, यूएनओ और सिक्योरिटी काउंसिल। जी, तो ये थे हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट कासिम, जिन्होंने बताया कि अमेरिका का क्या रोल है। जैसा कि हमने सवाल किया था कि अन्य देशों से, रूस से जो अन्य देशों को सप्लाई किया जाता है हथियार, तो उस पर अमेरिका का क्या सीन है, इस पर हमारे एक्सपर्ट कासिम ने हमें इसका जवाब दिया है। अब हमारे एक्सपर्ट हम जावेद से जुड़ेंगे। जावेद से हम बातचीत करेंगे रीट लेवल भर्ती पर। रीट परीक्षा आखिर रद्द क्यों की गई और इस पर राजस्थान हाईकोर्ट ने आपत्ति जताई है, नाराजगी जताई है, तो वो नाराजगी क्यों जताई? जी जावेद। जी बिल्कुल सलमान, पहले तो मैं आपको हाईकोर्ट के फैसले के बारे में बताने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि रीट का मामला क्या था, ताकि दर्शकों को थोड़ा इसके बारे में अपडेट होए। क्योंकि आपको पता है कि सरकार ने एक बहुत बड़े लेवल पर एक परीक्षा करवाई थी, और रीट के एग्जाम हमेशा ही बड़े लेवल पर होते हैं। रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2। रीट लेवल 1 में 25 लाख अभ्यर्थियों ने इसमें भाग लिया था जी। फिर उसके बाद रीट लेवल 1 को जिन अभ्यर्थियों ने पास किया वो दूसरे फेज के लिए तैयारी की, तो दूसरे फेज के अंदर जो है काफ़ी बड़ी संख्या पर विद्यार्थियों ने भाग लिया था, और सरकार ने भी बहुत व्यवस्था कराई थी इसके लेकर। रीट लेवल 2 के अंदर मामला तब खराब हुआ जब कुछ नकलची पकड़े गए, और इस नकलचियों ने पूरे रीट को बदनाम कर दिया, राजस्थान सरकार को बदनाम कर दिया, और विपक्ष को एक मुद्दा दे दिया सरकार पर सवाल खड़े करने का। तब किरोड़ी लाल मीणा, सतीश पूनिया, ऐसे कई दिग्गज नेता थे जिन्होंने राजस्थान सरकार को पूरी तरह से घुटनों पर लाने की पूरी कोशिश की जी। मामला बिगड़ता देख, क्योंकि 2023 में चुनाव है 200 सीटों पर, तो सरकार को अपना वोट बैंक भी देखना पड़ता है, लोगों की नाराजगी भी दूर करनी पड़ती है। तो कहीं ना कहीं प्रेशर में आगे सरकार ने 7 फरवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गहलोत साहब ने रीट लेवल 2 रद्द कर दी। रीट लेवल 2 रद्द कर दी, और जब ये रद्द हुई और जो जिन विद्यार्थियों ने उसमें अच्छा परफॉर्मेंस किया था वो इससे नाराज थे, क्योंकि सरकार ने तो विपक्ष के दबाव में आके परीक्षा रद्द कर दी। लेकिन लाखों लोगों को नुकसान हुआ, कि चीटिंग तो कुछ सैकड़ों लोगों ने की, 400-500 ने की थी, लेकिन लाखों लोगों को उससे नुकसान हुआ, और जो अच्छी तैयारी करे हुए स्टूडेंट थे उसने इस पे याचिका दायर कर दी राजस्थान हाईकोर्ट में। अभी मामला जब चला तो जो स्टूडेंट्स के वकील है तनवीर अहमद, उन्होंने पहले तो रीट सितंबर 2021 की सुप्रीम कोर्ट की याचिका का हवाला देते हुए कहा कि किसी परीक्षा में अगर 7.5 लाख लोग बैठते हो तो उस परीक्षा को आप रद्द नहीं कर सकते, या तो उसकी तुम जांच कराओ, क्योंकि इससे लाखों लोगों को नुकसान होगा।
फिर उसके बाद में उन्होंने एक सवाल और उठाया सरकार पर कि ना तो सरकार ने एसओजी से इसकी जांच करवाई, फिर किस आधार पे उन्होंने परीक्षा रद्द कर दी बिना सोचे समझे पीछे, क्योंकि सरकार तो जैसा कि मामला चल रहा था, बीजेपी ने प्रदर्शन किया तो सरकार पूरी तरीके से दबाव में थी, वो सोच ही नहीं पा रही थी कि उसे क्या करना है। उसके बाद में तनवीर अहमद साहब ने ये बात रखी राजस्थान कोर्ट में, तो राजस्थान हाई कोर्ट ने राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव और गृह सचिव और ये जो रीट का कोऑर्डिनेटर है उनको जो है नोटिस देके जवाब मांगा है कि भाई तुमने किस आधार पर इसको रद्द किया है, क्या तुम्हें जो बच्चे हैं जो परीक्षा दी उनका भी ख्याल करना चाहिए था या इसके एसओजी से जांच करानी चाहिए थी, जो लोग इसके अंदर शामिल जो लोगों ने चीटिंग की उनको हटाकर अलग से फिल्टर करके फिर जो है इसको आगे बढ़ाना चाहिए था प्रोसेस। अब देखिए उन्होंने जवाब मांगा है और जवाब उनका क्या आता है ये भी देखना होगा। बाकी अभी फिलहाल जो है जो अभी अपडेट है राजस्थान सरकार की तरफ से वो ये है कि नीट लेवल 1 के अंदर जो अभ्यर्थी पास हुए थे लगभग उसमें 15,500 वैकेंसी पर तो भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है लेवल 1, और लेवल 2 के लिए 23 और 24 जुलाई को एग्जाम होने हैं। दूसरी चीज मैं एक चीज और बताना चाहूंगा आपको कि ये जो रीट लेवल 2 और रीट लेवल 1 ये दोनों एक ही एजेंसी ने कराई थी। जब रीट लेवल 2 में कमियां आ गई, घोटाले हो गए, तो क्या रीट लेवल 1 में नहीं थी कि कमियां? ये बहुत बड़ा सवाल है और यही सवाल जो है कोर्ट ने पूछा है। जी जावेद, मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहता हूँ कि किरोड़ी लाल मीणा के भी पुतले जलाए जा रहे हैं, जिन लोगों ने अच्छी पढ़ाई की जो पास हुए हैं वो भी काफी इस चीज का विरोध कर रहे हैं, किरोड़ी लाल मीणा का पुतला जला रहे हैं, पुतला फूंक रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल, ये तो होना ही था। किरोड़ी लाल मीणा ने इसको एक मुद्दा बनाया, रद्द करो, दोबारा से कराया जाए, दोबारा कराया जाए। एक तरफ रद्द करना भी, कुछ विद्यार्थी रद्द के पक्ष में थे और कुछ अच्छे जो विद्यार्थी थे जिन्होंने तैयारी की, साल भर तैयारी की, जो पास हुए, मेहनत से पेपर दिया, वो दोबारा पेपर क्यों देंगे? उन्हें पता है टाइम भी वेस्ट होगा। कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी उम्र का भी उनको ख्याल रखना पड़ता है, और कई कंसेप्ट ऐसे होता है कि किसी का मान लो कोई एक बार सेलेक्ट हो गया तो क्या चांस है कि वो दोबारा सेलेक्ट हो जाएगा? क्या क्वेश्चन वैसे ही आएंगे? तो वो स्टूडेंट जिन्होंने इसमें पास आउट किया, क्योंकि जब वो परीक्षा देते हैं उसके बाद वो पेपर एनालाइज करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि मैं पास हूँ या नहीं हूँ। रिजल्ट तो बाद में आता है, लेकिन एक एनालाइज भी तो होता है, उसके आधार पर विद्यार्थी ने देखा कि मैं पास हूँ, और ऐसे विद्यार्थी बेशक उनका विरोध करेंगे, क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा ने इस पूरे आंदोलन बना दिया था स्ट्रीट लेवल को, और उस दबाव में आकर राजस्थान सरकार ने इसको रद्द कर दिया था। अब ये तो जो है पक्ष विपक्ष वाली बात हो गई कि स्टूडेंट का भी पक्ष विपक्ष बन गया, एक तो रद्द कराने वाले और एक इसके पक्ष में जिन्होंने अच्छे मार्क्स लाए थे, तो दोनों तरफ मामला गड़बड़ है। तो ये थे हमारे एक्सपर्ट आज के करंट मुद्दों के साथ। कल फिर न्यूज रूम लाइव में मिलेंगे नए मुद्दों के साथ हमारे एक्सपर्ट्स के साथ।